दोस्तों मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप भाई। हाय। आज भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है और एक सुंदर मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं आज शराब नहीं पिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। काफी गदगद हो गया मैं आज। शायद इसके पहले इतना आपका जो प्यार जो मुझे मिल रहा है, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। मैं जिनको जानता नहीं वो लोग भी मुझे विश कर रहे हैं। मैं एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ और थैंक्स करता हूँ सभी को कि आप मेरे इस 4 साल आज मुझे पूरे हो रहे हैं और एक आपका जो प्यार जो मुझे मिल रहा है, आई डोंट एज्यूम, मैं कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं देखता हूँ तो सब कुछ चला गया था मेरा, सब कुछ जल गया था। मेरी चीज बोलने वाली कोई बची नहीं थी मेरे पास में। मेरा मतलब कंप्लीटली अस्त व्यस्त था। कुछ भी नहीं बचा था और ये सारी की सारी चीजें शराब ने किया था पर मैं मान नहीं रहा था। धीरे धीरे मेंटालिटी में चेंजेस आ गया, मानसिकता में बदल आ गया। क्यों ऐसा हो रहा था, इसके कारण क्या थे, ना ही मुझे कोई डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर के पास में मेरे घर के लोग लेके जाते थे। उसके बाद में साइकेट्री के पास में रखा मुझे, लॉकअप में रखा साइकेट्रिस्ट ने। उसके बाद में भी कुछ समझ में नहीं आया और बाद में मुझे रिहाब सेंटर में 100 दिन के लिए डाला गया। वहां से आने के बाद में मुझे बताया गया कि भाई तुम जिस एरिया में रहते हो वहाँ नजदीक पास एक ही मीटिंग होती है। तो दोस्तों मैं बड़े मुश्किल से 1 डेढ़ महीना गया और मीटिंग में केवल जस्ट टाइम पास या दिखावा या घर की मिसेस को भाई लोगों को दिखाने के लिए मैं मीटिंग में जाने लगा कि मैं देखो 1 घंटा शराब नहीं पीने वाला। अभी मुझे 3 महीने वहां के हो गए। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 3 महीने वहां के हो गए, इधर में 1.5 महीना, मतलब 4.5 महीने हो गए। तो मेरी बात को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मान्यता देना चाहिए और मेरे ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ये मेरी मेंटेलिटी बन गई थी। लेकिन मीटिंग के प्रति मेरा कोई खास इंटेंशन या कोई इंटरेस्ट या कोई विलिंगनेस या कोई डिजायर या कोई एम्बिशंस ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि तब तक मेरा कोई खास हार्ट हिट बॉटम या रॉक बॉटम नहीं हुआ था। परिवार था साथ में, मेरे अच्छे काम धंधे थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों शराब ने अपना रोल दिखाना चालू कर दिया। बाद में बड़े अच्छे काम धंधे थे मेरे और ये जिंदगी में जो आपाधापी हुई शराब की वजह से, इतनी लाइफ की कैलेमिटीज हुई, ये ऐसा कैसा हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, मैं बड़े अच्छे तालीम में रहा, भले अच्छे बुजुर्ग लोगों के साथ में मेरा रहना था, उठना बैठना। और मेरा एजुकेशन, उसके बाद में एकेडमिक मेरा एजुकेशन हुआ, आगे के कॉलेज की पढ़ाई हो गई। तो मैं 10वीं और 12वीं की छुट्टियां लग गई कि मैं सीधा बुलधरन में जाता था, रिट्रीट सेंटर है इंटरनेशनल। वहाँ मतलब उम्र के 16 साल में मुझे अच्छी लाइन मिल गई। तो वह जर्नी चलती रही मेरी उम्र के 30 साल तक, 29-30 साल तक। वही कभी कभार मैं, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाचनालय है, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए रात दिन वही बैठता था मैं। किसी को अगर नौकरी वगैरह लग गई साल में 1-2 बार, एक दो वहाँ के स्टूडेंट को, तो कभी कभार मैं पीता था। बाद में ये जो आध्यात्मिक लाइन मिली मेरे को, बोरधरण में रिट्रीट करने जाता था, तो वो भी तो फिर दारू मेरी बंद हो गई। इतना ही नहीं कि उसके बाद में मैंने नॉनवेज भी खाना बंद कर दिया था क्योंकि वो प्रोग्राम का खतरनाक इम्पैक्ट मेरे ऊपर में था। बड़ी अच्छी लाइफ थी मेरी। लेकिन दोस्तों 2003 में शादी हो गई और 2004 में मुझे एक काम के सिलसिले में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक काम मिला, भद्रावती में। एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके मैं गया वहाँ पे। कभी कभार अधिकारी लोगों के साथ में बैठना संडे के दिन में, ये मेरी जर्नी चालू हो गई। ये जर्नी 10 साल तक चलती रही, बड़ी अच्छी चलती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 5-6 साइड ही थी मेरे पास में, सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो बड़ा अच्छा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो मामला रहा नहीं फिर, शाम वाला, ना दोपहर वाला, ना सुबह वाला, जो हम बीमारी में सुनते हैं। बाद में सुबह पैटे मुझे लगती थी दारू,
3 बजे, कभी 2:30 बजे खाना वाना सब बंद हो गया था मेरा। और फिर नॉन स्टॉप शराब। तो इसके चलते दोस्तों मेरे फिर काम धंधे वगैरह चले गए। एक बड़ा काम चालू था रेलवे में 70 लाख रुपए का, वो भी काम मेरा बंद हो गया। मुझे बार बार कंप्लाइंस डीआरएम ऑफिस से मिलते थे, सॉरी ग्रीवेंसेस जो भी आते थे, शोकाज नोटिस आते थे, मैं उसका कंप्लाइंस नहीं देता था, उसका कोई टाइम पे जवाब नहीं देता था। उसके चलते आखिरी का एक नोटिस आया, 48 आवर्स के अंदर में आपको बोले कंप्लाइंस देना पड़ेगा। मैंने नहीं दिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉरफिट हो गया, मेरा टेंडर फॉरफिट कर दिया, जिसमें 3 महीने के मेरे 12 लाख के बिल थे और 7-8 लाख की मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट था। वो 18-19 लाख पूरा रेलवे ने फॉरफिट कर दिया। और उसके बाद में और ज़्यादा मेरे हाथ में शराब आ गई। फिर आए दिन काम धंधे चले गए, फिर झगड़े दागड़ो ये सारी चीज़ें होती रही और तनाव का वातावरण, मरना अवस्था घर में परिवार की। लड़कों लड़के बच्चे को टाइम पे ट्यूशन पे चार्जेस नहीं दे रहा था मैं, कोई पैसा नहीं। और परिवार की तरफ में भी मेरा ध्यान नहीं, वो कहाँ बच्चे जा रहे कि नहीं स्कूल में, उनको ऑटो वाले आ रहे कि नहीं, उनका स्टेशनरी मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, कुछ मेरा ध्यान नहीं। यानी पूरी तरह मैं पागल हो चुका था। फिर डॉक्टर पवन, ये सेक्रेटरी है नागपुर में, माने हुए, आस्था हॉस्पिटल में मुझे रखा। फिर भी दारू बंद नहीं हुई, लॉकअप में था मैं वहाँ पे भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे भी था मैं रिहाब सेंटर में, 100 दिन था। तो दोस्तों फिर और एक झंझावात चालू हो गया, और फिर दारू और दारू और दारू। उसके बाद में मेरे मिसेस ने उमरेठ के पास में गाँव है छोटा सा, वहाँ लेके गई। अभी सारे प्रयास हो चुके थे, अभी चलो भाई अंधश्रद्धा मेरे मिसेस ने किसी ने बताया होगा तो वो उसने की, और मुझे उमरेठ में लेके गए। उमरेठ में लेके जाने के बाद में वो जो अंगारा वगैरह इतना खतरनाक था, वो देखने के बाद में मेरे अंदर में एक बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट, बड़ा खतरनाक इफेक्ट हो गया। तो उसके चलते मैं 5-6 महीने शराब नहीं पिया। तो नेचुरली मेरे घर का वातावरण और मेरा घर का एटमोस्फियर थोड़ा सा प्लीजिंग हो गया। और मेरी मिसेज बोलती है कि भाई बड़ा अच्छा वातावरण चल रहा है घर का, तो बोले आज कुछ नॉनवेज खाने की इच्छा है। बोला चलो ठीक है। दोस्तों मैंने नॉनवेज घर में लाके दे दिया। और उसके बाद में एक मेरे पास में जो सुपरवाइजर या मैनेजर काम करते थे, उसमें से एक जन का फोन आया 7 बजे। साहब बोले आप दारू तो नहीं पीते, बोले थोड़ा फिश वगैरह खाने के लिए आ जाओ। बोले हम लोग है बोले इधर ही, आज ही आप लोग, आपने बोले हमको पेमेंट पानी कर दिया। अरे मैं बोला अभी 2 घंटे का टाइम है इधर में खाना बनने के लिए। मैं चला गया, फिश खा रहा था और वो लोग पी रहे थे, तो उसमें से एक जन ने हाफ बियर दे दिया। तो मेरा ऑब्सेशन बढ़ गया, क्योंकि इधर मीटिंग मेरी बंद हो गई थी। मैं ले लिया वो, और मुझे लगा कि हाफ बियर से क्या होने वाला है, घर में जाके खाना खाना है। पीने के बाद में दोस्तों 4-5 और बियर मंगा लिया मैंने, और फिर 12 बजे घर में आया। फिर मैं जहाँ मेरी औकात थी जाने की, जहाँ भट्टी में गया मैं, वहाँ और पिया, और 12:30-1 बजे घर में आया मैं। घर में जो भी मिसेस ने बनाई थी वो मेरा वेट कर रहे थे, बच्चे वेट कर रहे थे, मेरा पप्पा आएंगे तो सब जन साथ में खाना खाएंगे, बैठेंगे। मैं आवने देखा तावने देखा, किचन में जो भी उन्होंने बना के रखी थी वो मैंने पूरा फेंक पा कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। और चिंदी का सांप बनाकर मिसेस के ऊपर में दुनिया भर के एलिगेशंस लगाना चालू कर दिया। दोनों बच्चों को मारा मैंने, एक 7वीं 8वीं में लड़की थी, और लड़का था 6वीं 5वीं में था। दोनों लड़के को खड़ा कर दिया मैंने 10 फुट के दायरे में, और जितनी भी अलमारी में साड़ियाँ थी 15 साल की, जितनी भी उसको शादी से लेकर अभी तक मैंने लेके दिया था, सटासट काटना चालू कर दिया, और उसके सलवार सूट भी काटना चालू कर दिया। और जो मेरे हाथ में पूरा लमसम गट्टा हो गया घर में, वो सारे कपड़ों का, और जो औजार था मेरे हाथ में, वो औजार ही मैंने उसके गले में चिपका दिया। चिपकाने के बाद में बहुत जोम से चिल्लाई वो, लेकिन उसको लगा नहीं औजार। और उसी रात को 1 बजे एक छोटी लड़की, छोटा लड़का और मिसेस कहाँ निकल गए मुझे नहीं मालूम, रात के 1 बजे। उसके बाद में दोस्तों मैं फुटपाथ पे आ गया। फुटपाथ पे आने के बाद में भीख मांग रहा था लोगों को, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था। 5-6 महीने में रोड पे रहा, रातों में घाटों में सोता था, जहाँ पे बर्निंग घाट होते थे, क्योंकि भाई लोगों ने दरवाजे बंद करना चालू कर दिया।
यहाँ तक नहीं तो उन्होंने लैट्रिन बाथरूम भी बंद करना चालू कर दिया, क्योंकि दोनों भाई को, बड़े भाई को भी मारा था मैंने शराबखोरी में, दूसरे भाई को भी बहुत क्रिटिसाइज और बहुत गलत उनके साथ में भी किया था। तो लाजमी है कि वो मुझे क्यों रखेंगे, मुझे क्यों लाख खोल के देंगे। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा था, लेकिन वो मुझे बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों को मैंने बहुत बुरी तरह से उनके साथ में व्यवहार किया था। जिस भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिस भाई ने मुझे बिजनेस के लिए मदद किया, उस भाई की मैंने सरेआम बेइज्जती कर दिया था, सरेआम बेइज्जती कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में ऐसी अवस्था हो गई मेरी कि मुझे घाटों में रात निकालना पड़ा, 5-6 महीने का दौर, खाना वगैरह सब बंद। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा लगता था कि अभी बचा कुछ नहीं है मेरे पास में, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी करना क्या है। एक विचार आ गया कि अभी 20 जनवरी 2017 वो दिन था आज का, मुझे लगा कि आई कमिट टू सुसाइड। ऐसे खतरनाक विचार आने लगे और माइंड पूरा सफोकेटेड होने लगा कि अभी जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है। ये प्लान बन चुका था आज सुबह 7 बजे, लेकिन एक विचार आया कि जिस भाई ने मुझे पढ़ाई लिखाई मेरे बिजनेस के लिए मदद किया, उसकी माफी मांगू और अपना काम तमाम कर लूँ। सुबह 7 बजे मैं गया उसके पास में माफी मांगने के लिए, उसने गेट से ही भगा दिया मेरे को। साले बोले निकल, बोले यहाँ से तू पागल आदमी, यहाँ नहीं आना। दोस्तों मैं बैरंग उल्टे पैर निकला, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। वहां पे एक मेरा साथी मिला जो मुझे 15 साल से जानता था, मेरे काम धंधे और मुझे। उसने मेरा जो आईना था, उसने मेरा आईना बता दिया। वो 1.5-2 साल से सोबर था, में रेगुलर मीटिंग कर रहा था। मेरा आईना ऐसा दिखा दिया उसने कि मेरे को नीचे से ऊपर तक मेरी औकात दिखा दिया। मेरी जमीन से, मतलब पैर से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं एडवांटेज क्या थे मेरे, मैं देखा ही नहीं। मैं डिसएडवांटेज की तरफ ही भाग रहा था कि अभी मेरा कुछ हो नहीं सकता, अभी मुझे आत्महत्या करना है, मामला खत्म। लेकिन उसने बोला मीटिंग है बोले एक जगह, तो चल बोले भी हमारे साथ में। यही पाइनियर ग्रुप हर साल रिट्रीट लेता है लोनारा में। वो 20 जनवरी आज का 2017 और 21 जनवरी, 2 दिन मुझे कुछ भी नहीं समझा। मेरे शरीर से पूरा पसीना निकल रहा था, पूरा बॉडी से पानी निकल रहा था जिधर से उधर से। वो पहले दिन कौन चेयरमैन थे, कौन से सब्जेक्ट थे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पहला दिन निकल गया, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। वो खाना के निवाले अगर मुंह में डालता था तो पूरा बाहर ही निकलते थे, उल्टी आती थी। दूसरा दिन निकला, एक नया बंदा था, वो भी मैं नया छू बोले, और हम दोनों वहां से भागने के चक्कर में निकले। लेकिन उल्टा में बड़े होशियार होते हैं। बाजू में एक गाँव था, मैं बोला मोवा मिलेगा, क्योंकि वो क्रेविंग्स और विड्रॉल्स इतने खतरनाक थे कि जैसे पानी से मच्छी को निकाला जाता है, वैसे हम लोग तड़प रहे थे। तो हम दोनों निकले और किसी ओल्ड टाइमर का ध्यान गया, अरे बोले वो जा रहे, बोले उधर गाँव की तरफ, उनको बुलाओ बोले जल्दी इधर, वो मीटिंग छोड़ के कहाँ भाग रहे बोले। तो फिर हमको वापस आना पड़ा। फिर बैठा दूसरे दिन 21 तारीख को। उसके बाद में दोस्तों 2 बजे वहाँ पे मटन का खाना था। बहुत जबरदस्ती से खाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन निवाला अंदर नहीं जाता था, बाहर ही वोमिट होती थी। तो ये दूसरा दिन निकला दोस्तों, और वहाँ पे मुझे बताया गया तुम आते रहो बोले, ये जितने भी लोग दिख रहे बोले तुमको, यहाँ पे जो भी मेंबर दिख रहे बोले, ये भी ऐसी कुछ नए थे दोस्तों। हर एक वो मेंबर मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखता था, बोले आप आते रहो, बोले आप मीटिंग करो बोले 90 दिन। मेरे सामने एक माइलस्टोन रख दिया 90 दिन का। 90 दिन में मुझे बोला गया कि 90 दिन मीटिंग करो, उसके बाद में सारे सॉल्यूशन, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोस्तों मैं 90 दिन मीटिंग करने लगा और एक झंझावात चालू हो गया। मेरे पास में रहने के लिए जगह नहीं थी। एक मेंबर ने अपने घर में ऊपर में जगह दे दिया था, जिसमें खिड़की नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, ठंडी के दिन थे। लेकिन वो निकाला मैंने, उन्होंने अपने घर से मुझे कुछ सामान दिए थे। 8 दिन के बाद में दोस्तों मेरी मम्मी का देहांत हो गया, 28 तारीख को, 28 जनवरी को। बड़े कश्मकश, काफी क्रुशियल जंक्चर से जा रहा था। लेकिन एक मेंबर ने मुझे कस्टडी दिया था, ओल्ड टाइमर था, 10-12 साल हो गए थे उनको। बोले दिलीप अगर छूटेगा तो ये दारू पीएंगा, मम्मी की गुजर गई है, 8 दिन में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। दोस्तों उसने मुझे पकड़ लिया। फिर बाद में मुझे दोपहर की मीटिंग में लेके जाना चालू कर दिया। तो 90 दिन में मैंने 250 मीटिंग कर लिया। सुबह मीटिंग, दोपहर मीटिंग, शाम की मीटिंग।
दुनिया भर के हर्डल्स, दुनिया भर के ग्रीवेंसेस, दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर की आपाधापी मेरे अंदर में थी। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम करने लगा तो धीरे धीरे मेरे ग्रीवेंसेस, मेरे ऑब्स्टेकल्स और मेरे अंदर में जितने भी थे ऐब थे, वो थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ लगने लगा कि यार इतने सारे लोग आज शराब से दूर है, तो मैंने प्रयास करना चाहिए। एक विलिंगनेस और डिजायर और एम्बिशंस मेरे अंदर में आई दोस्तों। फिर मुझे बताया गया कि अभी आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ 4-5 मेंबर्स का चयन किया, उसमें से एक मेंबर का चयन फाइनल कर दिया। और मैं सुनता था कि भाई स्पॉन्सर के सामने नेकेड होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने भी जो भी मेरे अंदर में थे प्रॉब्लम्स मैंने बताना चालू कर दिया। धीरे धीरे वो मेरे स्पॉन्सर ने, ओल्ड टाइमर ने, ग्रैंड स्पॉन्सर ने मेरे ऊपर में डायग्नोसिस किया एक डॉक्टर के समान, क्योंकि मैं कंप्लीटली मेंटल डिसऑर्डर था। अप्रूव्ड डॉक्टर की तरफ से उसने बोला गया था मुझे कि तुम मर जाओगे, बोले दारू पियोगे तो। ये मेंटल डिसऑर्डर के मैं था पूरा। तो वो साइकेट्री ने मुझे बोला था, डॉक्टर पवन ने, पर वो समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। उसके बाद में ये जर्नी चलती रही। 3 महीने के बाद में स्पॉन्सर के साथ में अच्छा भाव मिलना जुलना चालू हो गया। मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा प्रोग्राम के प्रति। फिर दोस्तों धीरे धीरे 5 महीने हो गए। फिर 5 महीने के बाद में ऐसा लगा मुझे, एक दो मेंबर को मैं मेरे बच्चे मेरे, तो मैं काम धंधे को भी लग गया था, छोटे मोटे काम। तो बच्चे को स्टेशनरी या कोई किताबें या कोई मिसेस को कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे भेजता था मैं। मुझे ऐसा लगा कि साला मैं पैसे भेज रहा हूँ, उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हूँ, उनके नीड्स फुलफिल कर रहा हूँ। साली मेरी औरत मेरे से बात नहीं करती, फोन पे कभी बात नहीं करती, क्योंकि मैं तो ग्रीडी डिजायर था ना। मुझे लालच थी मेरी मिसेस बात करे, मुझे मिले। पर ऐसा नहीं दिख रहा था। और मैं केवल ड्राई सोबर था, 100% ड्राई सोबर, केवल शराब, मतलब शराब से दूर था। बाकी की चीजें मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन दोस्तों 5 महीने के बाद में फिर हर्डल्स आना चालू हो गए कि अभी मुझे एमए प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा है। ये क्या बताएंगे अभी भैया, दारू छोड़ना है, उनको क्या करना है, परिवार आ नहीं रहा, मेरा इंटेंशन और बढ़ने लगा परिवार के प्रति। तो 5 महीने के बाद में मुझे लगा कि मैं नेशनल पार्क से आया हूँ, ताड़ोबा नेशनल पार्क, वाघरा अंधारी प्रकल्प, चंद्रपुर से आया हूँ मैं, नक्सलाइट एरिया से। मैं वही जाके रिबेलियन बनूंगा। रिबेलियन तो मैं वैसा ही बन गया था पहले ही, लेकिन वो रिबेलियन नहीं, आतंकवादी रिबेलियन। एक मेरी मानसिकता शराब ने पूरी तरह विध्वंसक बना दी थी, क्योंकि मैं बच्चों को मार रहा हूँ, छोटे बच्चे को मार रहा हूँ, औरत को मार रहा हूँ। ये विध्वंसक मानसिकता बनाने का काम शराब ने किया, पर मैं मान नहीं रहा था। लेकिन आज सोचता हूँ कि क्या मैं सही में वैसा था। एक क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर में, एक रचनात्मकता थी मेरे अंदर में, जिसके तहत मैंने 10-12 साल बड़ी अच्छी जिंदगी जिया। समाज में नाम था, सोसाइटी में नाम था, परिवार में अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो मुझे मेरे बुलाया जाता था, फिर वो ससुराल की तरफ के रहे या मेरे घर के फैमिली की तरफ के रहे। लेकिन शराब ने पूरी तरह मुझे रिबेलियन बना दिया था, विध्वंसक हो गया था मैं। एक विद्रोहात्मक मेरी अवस्था बन गई थी। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक रचनात्मक जिंदगी जीने वाला आदमी, एक अच्छा अस्तित्व रखने वाला आदमी, ये आदमी कैसा साला विध्वंसक बन गया। मतलब क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबिलियन इन एग्जिस्टेंस, ये मैंने पढ़ा। रचनात्मकता में अस्तित्व, ये सबसे बड़ा विद्रोह है। क्योंकि विध्वंस किया मैंने, बहुत बहुत तकलीफ दिया घर के लोगों को कि जिसके हद नहीं। दिन रहे रात रहे दोपहर, मई महीने में कोई आंख पे ब्लैंकेट लेके सोते हैं सर? कोई नहीं सोता। मेरे घर में जब भी मैं कभी दोपहर में आ गया, उनको मालूम था बच्चे को कि ये बाप आएगा तो भी क्या करेगा। वो ब्लैंकेट लेके सोते थे, पूरे सर ढकते थे कि वो चुपचाप रहते थे। मई महीने में कोई ब्लैंकेट नहीं था। ये सारी चीजें मैंने किया था, पर मैं मान नहीं रहा था, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा और पैसा और वो घमंड दुनिया भर का मेरे अंदर में था। आगे आगे जर्नी बढ़ती रही। फिर ये जो विचार आया था नागपुर छोड़ने का, उसमें लालच थी मेरी कि परिवार मुझे मिले, मेरी मिसेस मुझे मिले, मुझे पूछे। ये सारी चीजें मेरे अंदर में सुप्त अवस्था में काम कर रही थी। फिर मुझे वो एक दो टाइमर ने रोका, बोले जब जाना है जाओ, बोले पर अभी एक पहला मेडल ले लो, बोले उसके बाद में जो करना है कर सकते हैं। मतलब फिर मेरे को और आशा आ गई। प्रोग्राम कम्प्लीटली होप स्ट्रेंथ का है, तो आप लोग बताते हैं दोस्तों, इसके ऊपर में मैंने काम करना चालू कर दिया। 8 महीने के बाद में
मेरे मिसेस के साथ में मेरा पैचअप हो गया। मुझे बोला गया, मैं बोला ये मिसेस आ नहीं रही है, इसका कैसा करेंगे? तो वो मेरे स्पॉन्सर और मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर बोलते थे उसके प्रति, बोले तुमको प्रे करना पड़ेगा। अब कैसा प्रे करेगा बोला आदमी, पॉसिबल है? तो मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है वो, और मैं प्रे कैसे करूं? नहीं बोले, वाइब्स निकलेंगे, एक किरण निकलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा अटैचमेंट, कहीं ना कहीं तुम्हारा काम हो सकता है। तो दोस्तों, मैं मुझे अभी भी याद है, वो अगस्त महीने में मैंने रात को प्रे किया 11 साढ़े 11 बजे, और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बाय हार्ट मैंने प्रे किया। दूसरे सुबह उठा 7 बजे मीटिंग के लिए जाने के लिए, और साक्षात मेरी मिसेस मेरे सामने खड़ी हो गई छाता लेके। मतलब मॉर्निंग वॉक वो जाती थी, लेकिन बोला इतने बाहर बारिश में कैसे आएंगी? एक चमत्कारिक प्रोग्राम मेरे साथ में ये घड़ा। और फिर मैंने बोला कि यार इस प्रोग्राम में कुछ है, मादा है। 8 महीने के बाद में मिलने आई। मैं जहाँ मीटिंग करता था वहां पे मिली। उसके बाद में और उसने 5 महीने का 4 महीने का टाइम लिया। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर में वो पूरी तरह सही ढंग से, वो घमंड नहीं गया था, मेरी खुन्नस नहीं गई थी, मेरा ईगो नहीं गया था, मेरा एंगर नहीं गया था। वो दिख रहा था पर मुझे नहीं दिख रहा था। 11 महीने लगे दोस्तों। 11 महीने के बाद में हमारा पैचअप हो गया। फिर दोस्तों 11 महीने तक मैं दिन में चावल और रोटी नहीं खाया, क्योंकि परिवार नहीं था। वो जहाँ पर मीटिंग होती थी खुले में दोपहर में, वहाँ जो भी चाय पानी बिस्किट पे मैंने 11 महीने निकाला। लेकिन प्रोग्राम के प्रति बहुत आस्था बढ़ गई मेरी दोस्तों। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी फेलोशिप मैंने मेरे जिंदगी में कभी देखा नहीं। ये कैसे लोग हैं, क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं आज, क्या एक प्लीजिंग लाइफ जी रहे हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा दोस्तों। मैं ये भूल गया फिर मेरी क्या आपाधापी थी, मैं कितना परेशान था, मेरा परिवार चला गया था। यहाँ तक कि मेरे मिसेस ने आत्महत्या करने के लिए पॉइजन भी ले लिया। अब मेरा काम क्या था? एक नॉर्मल कोर्स में कोई भी आदमी रिक्शे वाला भी रहेगा तो कम से कम जाके मिलेगा मालूम होने के बाद में। उसने पॉइज़न पीने के बाद में मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया। मेरा नैतिक काम है कि उसको जाके मिलूँ, उससे वार्तालाप करूँ। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आने के बाद में घर के लोग नीचे थे मेरे, मेरी सिस्टर, मेरे भाई बोले जा, बोले वो मनीषा ऊपर है, बोले वो फ्लोर नंबर 1 पर, बोले वो मरना-सन्ना अवस्था में है, बहुत पॉइज़न पिया है बोले। दोस्तों मेरा काम वो नहीं था, मेरा काम दूसरा था। मेरे डिक्की खोला, मेरे डिक्की में 24 आवर्स शराब रहती थी, चखना रहता था, गिलास रहता था, और शराब पीने का जिंदगी भर का लाइसेंस बना दिया था मैंने। ये चारों चीजें परमानेंट रहती थी और उसको लॉकअप में रखता था मैं डिक्की में। वो निकाला मैंने, वो निकालने के बाद में वहीं पे पीना पाना किया मैंने। और मैं इतना पिया कि मैं ब्लैकआउट स्टेज पे चला गया और वहीं पे सो गया मैं। मुझे पता ही नहीं कि वो बेचारी कौन सी अवस्था में है, उसने कितना जहर पिया है, उसका कारण क्या था, ये सब नहीं। मर भी गई तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। छोटे बच्चे रो रहे थे मेरे वाले, पापा जाओ ऊपर, पापा जाओ ऊपर। मैं गया नहीं। पापा मम्मी मर सकती है बोले, इतना पॉइजन पिया बोले उसने। मेरा ध्यान नहीं दोस्तों। ये दारू नहीं किया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। सर पटकती थी, दीवालों को सर पटकती थी। 15-15 दिन, महीना महीना भर मुझे साइकेट्री के पास में लेके जाना पड़ता था। लेकिन साला मैं इतना बेवकूफ और इतना कमीना इंसान निकला कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी ऑफर क्या है, उसकी अपील क्या है। ना बच्चे की अपील ऑफर, ना उनकी रिक्वायरमेंट एंड नीड्स, कोई लेना देना नहीं। बाइक को औरत की फीलिंग्स क्या है मेरे को नहीं समझ में आ रही है। उसकी इमोशंस क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। इतना पागल, इतना वाहियात आदमी मेरे कुछ दोस्तों दारू ने कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब पैचअप हुआ, 11 महीने के बाद में आई वो, फिर पहला बर्थडे मनाया, मेडल लिया। और उसके बाद में दोस्तों मुझे मेरे ग्रुप में चेयरमैनशिप के लिए बोला गया, मैं चेयरमैनशिप किया। सर्विस में आया धीरे धीरे। और दोस्तों फिर बोला गया कि भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टेप्स के ऊपर में। दोस्तों धीरे धीरे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, आखिरी के कदम, सामने के कदम पढ़ने लगा। और ये सारी चीजें को मैंने अपने जिंदगी में अप्लाई करना चालू कर दिया, क्योंकि प्रोग्राम बोलता है कि भैया प्रोग्राम जीने का है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। ये प्रोग्राम को मुझे जीना पड़ेगा, बताने से नहीं होगा। लेक्चरशिप अगर मैं दूंगा तो नहीं चलेगा। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता यहाँ पे। ये सारी चीजें समझ में आ रही थी दोस्तों, लेकिन प्रोग्राम है जीने का बोले बार बार, तो मुझे जीना पड़ेगा। तो एक एक चीज को मैंने मेरे जिंदगी में अप्लीकेबल किया। जो मेरे अंदर में पूरी तरह ऑनेस्टी खत्म हो चुकी थी, मतलब ड्रामा, खतरनाक ड्रामा करता था मैं।
और अच्छा एक सिंडिकेट, ऐसा सिंडिकेट रहता था मेरे दिमाग के अंदर में कि जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों पहले कदम को माना मैंने और पहले कदम के तहत मैंने अपने आप को 101% सरेंडर कर दिया कि यस, दारू ने मेरी अस्त व्यस्तता किया है और मैं अभी शराब पीने के लिए लायक नहीं बचा। और दूसरा दोस्तों धीरे-धीरे एक विलिंगनेस आई, एक इच्छा जागृत हो गई और ये जो मेरे अंदर में जो सारी गुलामी थी, यानी इतनी दुर्बलता थी मेरे अंदर में, एक पंगु बन गया था मैं, एक पागल बन गया था मैं। मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। मैं भावनिक दृष्टया टूट गया था, मानसिक दृष्टया टूट गया था मैं, शारीरिक दृष्टया टूट गया था मैं आध्यात्मिक दृष्टया टूट गया था मैं, मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम पर निरंतर कंसिस्टेंसी चलते रहने के कारण आज मैं बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ आप सभी लोगों का कि एक अच्छी मुझे फेलोशिप मिली और आपके अनुभव से एक मुर्दे को जान फूँकने का प्रोग्राम बोलता हूँ मैं, अभी बताया अशोक भाई ने। क्योंकि अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर, घर से बाहर घाटों में सोना, फिर से कैसा मैं जिंदा हो सकता हूँ? लेकिन दोस्तों ये कदम के ऊपर में मैंने काम करना चालू किया और धीरे-धीरे मेरे अंदर में एक ऐसी एक अंदर से एक डिज़ायर और एक विलिंगनेस आई। तब मुझे लगा कि नहीं, ऑनेस्टी इज़ द इंग्रीडिएंट्स। ये धीरे-धीरे समझने लगा दोस्तों, क्योंकि मैं जे ए ने मुझे जो बेसिक इंस्टिंक्ट बताया है, उसके तरफ में मैंने ध्यान करना चालू कर दिया दोस्तों। और फिर जो मेरे अंदर में धीरे-धीरे सेरेनिटी की तरफ में ध्यान देना चालू कर दिया, शांति आने लगी और यहाँ आप लोगों से सुनता था मैं, क्योंकि मैं बहुत डरता था। हर चीज़ में डर शराबी दिनों में बहुत डरता था मैं। डर मेरे अंदर में था, फ़ियर, एफ-ई-आर। अब यहाँ बोला गया है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज़। मुझे हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तब मैं राइज़ होऊँगा। राइज़ यानी यहाँ बोला गया है शराब से दूरी। ये चीज़ें मेरे साथ में होती थी, लेकिन प्रोग्राम मेरे सोच से पूरा पैराडॉक्स है, कंप्लीटली पैराडॉक्स, पूरा विरोधाभासी प्रोग्राम है। लेकिन तकलीफ हो रही थी, पर प्रोग्राम इस मेरे बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मिला। धीरे-धीरे दोस्तों हर्डल्स आते रहे, अभी होली होली गई, होली के दिन ही मुझे एडमिट होना पड़ा, मेरे से खड़ा नहीं होना हो रहा था। तीसरा कदम वहाँ पे लेना पड़ा दोस्तों। होली का दिन था 28 मार्च और मेरे से खड़ा नहीं होना रहा। मेरा लड़का ऑलरेडी कोविड से पॉजिटिव घर में वो फाइट कर रहा है और मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ और मेरा ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया। पहले ही छुट्टी का दिन था वो, मैं कैसा तो भी गया मेयो हॉस्पिटल में। मेयो हॉस्पिटल में जाने के बाद में मेरे पहले 100-150 लोग लाइन में थे और मैं बार-बार गिर रहा था लाइन में। किसी डॉक्टर का या किसी नर्स का मुझे लगता है ध्यान गया होगा। उन्होंने मुझे नज़दीक बुलाया, फिर मेरा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में वार्ड नंबर 40 में मुझे डाल दिया गया। जैसा गया पूरे पूरे के पूरे 40 बेड टनाटन फुल से भरे हुए और उसके बाद में 1 डेढ़ घंटे में एक पेशेंट ऊपर चला गया। उसका डेथ हो गया और बेड मुझे दिया गया। उसके 2 घंटे के बाद में मेरा लेफ्ट साइड का पेशेंट और मेरा राइट साइड का पेशेंट, ये भी दोनों चले गए। धीरे-धीरे करके वो वार्ड आधा खाली हो गया। 40 में से 21 लोगों की डेथ हो गई। मैं हताश, निराश, उनको मालूम पड़ा, उनकी मिसेज भी थी बाजू में, तो ये मेरे पास में आके बैठते थे। बाबू भाई को मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था, नाम सुना था केवल। वो जैसे घर के आदमी भी नहीं आ रहे थे मेरी मिसेज तक या मेरे भाई भी, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि अभी ये गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं। कोई भी नहीं, एक जगदीश भाई है, वो आते थे और एक मेंबर थे वही और बाबू भाई डेली आते थे, सुबह दोपहर में, सुबह भी आते थे, शाम में। एक आशा मिली मुझे, दिलीप बोले तुम हार मत मानो बोले, तुमको कुछ नहीं होगा बोले, तुमको कुछ नहीं होगा बोले। लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे आजू-बाजू के 21 लोग चले गए, साला मेरा क्या होगा? मेरे छोटे-छोटे बच्चे, मेरा परिवार कैसा क्या करेंगे? बड़े मुश्किल से तो अभी इधर ए में आया हूँ मैं और अभी कुछ करना है, तो साला जान निकल रही है। तो आप लोग सारे लोग जिनको जिनको मालूम पड़ा, सब लोग फ़ोन करते थे, "नहीं-नहीं" बोले, "तुम बिंदास बाहर निकलोगे" बोले, "हम आपको जानते हैं" बोले। दोस्तों वो तीसरा कदम मुझे वहाँ पे लेना पड़ा। उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं था कि मैं वहाँ से बच पाऊँगा। लेकिन वो ग्रेस ऑफ गॉड और अल्कोहलिक आंस का जो सुंदर प्रोग्राम और आप लोगों की स्ट्रेंथ जो थी, वहाँ से मुझे निकाल ली है। दोस्तों फिर बाद में मेरे दुनिया भर के चरित्र के दोस्त थे, उसके ऊपर भी मैंने काम करना चालू किया, दुनिया भर के चरित्र के दोस्त। क्योंकि पहले बोला एक बगावत मेरे अंदर में, एक रिबेलियन मेंटालिटी, मैं कैसा अच्छा हो सकता हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ें जब मैंने करना चालू कर दिया और धीरे-धीरे प्रोग्राम को एक सर्विस में भी आना चालू कर दिया मैंने। थोड़ा
कैरिंग द मैसेज, कहीं पीआई वर्क, तो कहीं वर्कशॉप है, या कहीं कन्वेंशन, छोटे मोटे कन्वेंशन, इसमें जाना चालू कर दिया। यानी इतने खतरनाक से खतरनाक मैंने घाव दिया था मेरे घर के। वो बार बार इसलिए आता है कि चैरिटी बिगिंस होम बोला गया यहाँ पे। मेरी जो रिकवरिंग प्रोसेस में हूं मैं आज, तो ये रिकवरी मेरे घर के लोगों के भी अंदर में दिखना चाहिए। आज ये सोच रहा हूँ मैं, आज मैं सेरेनिटी ग्रुप में था, वहां पे अभी 3-4-5 दिन पहले सुधीर भाई का बर्थडे था। उन्होंने शब्द एक बड़ा खतरनाक बोला था, मैं आज भी रिमाइंड किया और अभी भी रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम जो मुझे मिला है, जो परिवार को मैंने, कल तक मरणासन अवस्था में मेरा परिवार था, कल तक दीवालें तक रोती थी मेरे घर की, लेकिन आज वो दीवालें हंसती है, आज मेरा परिवार खुश है। इससे अच्छा मेरा दूसरा कोई असेट्स, इससे अच्छा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम को जिंदगी में एप्लीकेबल करने के साथ साथ आप भाइयों की जो शेयरिंग थी, जो स्पार्क होती थी मुझे, और ये में मेरे को मेरे सभी क्वेश्चन के या मेरे प्रॉब्लम्स के आंसर मिलना चालू हो गया था। भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरा कुछ नहीं बचा, मैं अभी तस नस हो गया। मतलब ये सारी नेगेटिविटी जो थी मेरे अंदर में, मैं फिर से खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ बोला गया सरेंडर टू विन। मुझे पहले सरेंडर होना पड़ेगा। मुझे अभी सेल्फ विल नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे गॉड्स विल लगाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने मुझे समझाया है, क्योंकि पहला तो ऐसा नेचर था ना, सेल्फ विल रन राइट, मैं जो बोलूँ सो कायदा। अभी यहाँ नहीं चलेगा, अपनी अक्ल और विचारी बाहर रख, ये मुझे बताया गया आप लोगों ने। तो गॉड्स विल को मैंने माना। सेकंड कदम में मैं तो पहले बोला कि भाई मैं तो मेंटल डिसऑर्डर था, रिस्टोर और इंसैनिटी की बात करता है अल्कोहलिक। सेकंड 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 कदम। तो दोस्तों, इस चीज को मैंने माना और हायर पावर को मैंने माना, और मानने के बाद में जो अभिप्रेत अल्कोहलिक एनर्स का जो प्रोग्राम है, क्योंकि मैं तो केवल शराब छोड़ने के लिए इधर आया था ना, मुझे थोड़ी मालूम था ये स्टेप वर्क क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोमिसेस क्या है। वो मुझे तो भैया शराब छोड़ने से मतलब था। फिर यहाँ बोला गया आप लोगों ने कि भाई एक दिन के आधार पर जैसे जैसे शराब मेरी बंद होती है, उसके बाद में प्रोग्राम चालू होता है। और एक पैराडॉक्स, मैं तो भैया शराब छोड़ने के लिए, ये क्या बता रहे मेरे को कि शराब छोड़ने के बाद में प्रोग्राम चालू होता है। इसलिए ये बोला गया कि भाई सोबरिटी वाज नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल। शराब की जो दूरी मिली है, ये सब कुछ नहीं है। वी हैड टू डिटैच फ्रॉम एंगर, वी हैड टू डिटैच फ्रॉम रिसेंटमेंट, वी हैड टू डिटैच फ्रॉम ईगो। मुझे ये चीजों के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ईगो है, एंगर है, मेरा खुन्नस है, भाईबाजी है, अतिरिक्त पैसा है, मटेरियलिज्म है, इसके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। जो मेरे ऐब है, जो मेरे चरित्र को लगी हुई बीमारी जो बोला जाता है, उसके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि शायद बाहरी दुनिया में मेरी शराब अगर बाहर बंद होती थी, तो ये नए नई चीजें मुझे कहाँ से मिलती थी, मैं कहाँ एनालिसिस करता था खुद का, मैं कहाँ ऑब्जर्वेशन करता था खुद का, और मैं जो जो प्लीजिंग लाइफ जीने की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, मैं कहाँ ये सारी चीजें करता था। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम मिला और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। मैं सर्विस में छोटा मोटा जो भी सर्विस का पार्ट बन गया, और बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि आज जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना है। हमारा 12 कदम ये बोलता है ना कि सोबरिटी इज नॉट आवर ओन, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरी डे। शराब से जो दूरी मुझे मिली है, ये मेरा पराक्रम या परिश्रम नहीं है, मुझे मिला है, और ये मुझे बांटना पड़ेगा। रेंटल बोला गया और मुझे बांटना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा-सा मैंने ध्यान दिया सर्विस के पार्ट के तरफ में, और बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन जब से ये लॉकडाउन में अभी पायनियर ग्रुप की मीटिंग या बाकी अन्य मीटिंग जो चालू है, मैं जुड़ता हूँ, मैं देखता हूँ यार ये 25 साल के लोगों को क्या ज़रूरत है? बाबू भाई 40 अबव क्या ज़रूरत है? विली डी 52 अबव क्या ज़रूरत है? लेकिन प्रोग्राम है सोब्रिटी जो है, वो निरंतर चलने वाला प्रोग्राम है। सोब्रिटी इज़ बेयर बिगिनिंग बोला गया है। सात्विकता जो है या शराब की जो दूरी है, ये बेयर बिगिनिंग है। सोब्रिटी इज बेयर बिगिनिंग। ये निरंतर आगे तक मुझे लेके जाने वाली है। ये मेरी शुरुआत है। सात्विकता ये मेरी शुरुआत है। इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई ब्रिज नहीं है, ना ही उसका कोई पुल है। अनलिमिटेशन है, लिमिट नहीं है। ये आप लोगों से सुनने को मिला, और धीरे धीरे दोस्तों इस प्रोग्राम को जिंदगी में और अप्लाई करने लगा, और बड़ा अच्छा बिगेस्ट स्लोगन मिला मुझे, नॉट एट। क्योंकि मेरा तो सब कुछ चला गया था, मेरे पास में मेरी चीज कोई होने वाली नहीं थी, बोलने वाली नहीं थी। मतलब पूरी तरह जल गया था मैं। एक ओल्ड टाइमर को बोलता था, मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर को,
साहब बोला मेरा सब कुछ जल गया और तुम बोल रहे कि शराब छोड़ने के बाद में अलिखित दावा करती है जो गई हुई चीजें आएंगी, कैसे प्राप्त होंगी, कैसा कैसा पॉसिबल है? नहीं नहीं बोले, क्या जल गया बोले? मतलब सब कुछ जल गया, परिवार गया, काम धंधे गए, समाज में इज्जत नहीं। एक कुत्ते को भी तो भी बोला 5 रुपए का बिस्किट कोई खिला सकता है, मुझे नहीं बोला। मैं भीख मांग रहा था बोला 6 महीने, मुझे किसी ने पूछा नहीं। मैं लोगों को शराब पिलाने वाला आदमी, लाखों रुपए कमाने वाला आदमी, मैं 10 और 5 रुपए की भीख मांग रहा हूँ रोड पे 6 महीने तक, मुझे किसी ने नहीं दिया। और आप बोलते कि भाई शराब छूटने के बाद में ये अलिखित दावा करते कि जो गया वापस आएगा। यस, ये मेरे साथ में हुआ दोस्तों, ये मेरे साथ में हुआ। एक पागल आदमी आपके सामने अभी आज बोल रहा है, कंप्लीटली मेंटल डिसऑर्डर 100%। आई एम नॉट इन एग्जिस्टेंस, मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, पूरी तरह खत्म हो चुका था मैं। और अपेक्षा भी नहीं थी, आशा भी नहीं थी कि फिर से मैं खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनस में जो मादा है, जो पावर है, वो खतरनाक पावर है दोस्तों। ये प्रोग्राम को मैंने जिंदगी में अप्लीकेबल करना चालू कर दिया। बार बार चेयरमैन या अपना ये बोलते थे शेरर कि जो चीज तुम यहाँ लेने के लिए आए हो वही चीज मिलेंगी, एम है, जो चीज प्राप्त करना है आपको वही चीज मिलेंगी। ये अभी अंडरस्टूड है ये बात कि प्रोग्राम थारोली मुझे लेना पड़ेगा। मुझे प्रोग्राम को आधा अधूरा नहीं लेना पड़ेगा, मुझे प्रोग्राम को थारोली लेना पड़ेगा। तब मेरे अंदर में जितने भी हर्डल्स है, ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, परेशानी है, ये सारी चीजें के ऊपर में मैं काम कर सकता हूँ, बशर्ते मुझे स्टेप वर्क करना पड़ेगा। हमारे नागपुर के, अगर मैं स्टेप वर्क नहीं करता हूँ तो मैंने मेरी मौत स्टैम्प पर लिख दिया हूँ। ये नया मामला आ गया। और बोले ये ऐसे कैसे बोल रहे जीवन भाई कि मैंने मौत का फतवा, मैं मेरे मौत का स्टैम्प पर मैंने साइन कर लिया, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करूँ तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दुनिया भर के परेशानी से जाना पड़ेगा। और अभिप्रेत क्या है? एक अभिप्रेत है भैया, हैप्पी जॉयस लाइफ, बड़ा फ्रूटफुल लाइफ, फियरलेस लाइफ, प्लीजिंग लाइफ की बात करती है अल्कोहलिक एनर्स। आज दोस्तों सही में जो सुधीर भाई ने बोला कि दीवालें हंसती है, डेफिनेटली मेरे साथ में चीजें हुई दोस्तों, डेफिनेटली। आज मैंने सोचा नहीं था कि वो जो परिस्थिति थी मेरे आज से 4 साल पहले की, लड़की उस समय 10वीं में थी और मैंने पहले बर्थडे मनाया था, घर में बैठने के लिए चेयर नहीं थी, वो नीचे बैठती थी लड़की, और मैंने पहला मेडल लिया था। आज पर्सनल अनुभव इसलिए बता रहा हूँ, ना ट्यूशन उसको लगाया, एक नामचीन स्कूल में मैंने डाला था, मेरी शराब ने वैसी तैसी कर दिया था, उसको वहां से निकाल के मैंने स्टेट गवर्नमेंट में डाला, मेरा एक मेडल आ गया था, घर का वातावरण चेंज हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल में रही लड़की, कोई खास ट्यूशन नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 91% आए उसको, मैं गदगद हो गया। तो ये क्या मिराकल, क्या प्रोग्राम मिला है मेरे को। आज वो लड़की 12वीं में, दूसरा लड़का 7वीं में है, मतलब वो अपने लेवल पर, अपने प्रगति पथ पर है। ये सारा कहाँ से मिला? ये सब अल्कोहलिक एनर्जी की देन है। बशर्ते मुझे प्रोग्राम को ईमानदारी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो तबाही देखता हूँ मैं आज से 4 साल पहले, तो बड़ा खतरनाक मंजर था वो, बहुत ही खतरनाक मंजर था सही में। उसमें आप सभी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो भी मैं चल रहा हूँ, और खास तौर पे बोलूंगा मेरे जो स्पॉन्सर है उनका भी बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल है। ये जो मेरी रिकवरिंग प्रोसेस है, और मेरे संदेश समूह के जो लोग हैं, वो मेरे जो मेंबर्स है, उन लोगों का भी अभी आशीष ने उदाहरण बता ही दिया कि मेरा 1 साल दिलीप के साथ में कैसा गया। उन्होंने देखा है मेरा पहला दिन, मेरे रूम भी देखा है उसने। दिलीप बोले ऐसी जगह रहता है, बोले जहाँ पे साला फैन नहीं घूम रहा 2 महीने का टाइम, नीचे बोरे डाले हुए है। अब मैं अगर थोड़ा आगे जाके सोचूं तो भाई मैं क्या आदमी था और कैसा था ये बोलूं। पर प्रोग्राम दोस्तों जो मिला मुझे, जो आपकी फेलोशिप मिली, ये शब्दों में बयान करना बड़ा कठिन है। क्योंकि मैं रात को, कल रात से 12 बजे से मुझे फोन आना चालू हो गया, कोई दिल्ली से बोल रहे, कोई पुणे से बोल रहे, मुंबई से, मतलब कोई वेस्ट बंगाल से बोल रहे। ये इन लोगों को मैंने देखा नहीं, बस एक कहीं ना कहीं अपने अनुभव में बताता था, उतनी मेरी पहचान थी। तो रात को 12 बजे से सिलसिला चालू हो गया था, आज दिन भर वही चालू है। ये कहाँ ऐसी चीज मिलेंगी, ये कहाँ मैं पैसे से खरीद सकता हूँ? नेवर। आज जो मेरी स्टेट है, ये अल्कोहलिक एनर्स और आप लोग रहेंगे डेफिनेटली दोस्तों। एक प्लीजिंग लाइफ जीने का जो मजा आ रहा है आज, सब कुछ खोया हुआ आदमी, पागल आदमी, करार दिया था, वो आदमी आज आपके सामने
बोल रहा है, एक पागल इंसान। लेकिन दोस्तों ये प्रोग्राम में बहुत खतरनाक मादा है, एक मुर्दे को जिंदा करने का ये प्रोग्राम है दोस्तों। एक आखिरी की लाइन बोल के मैं मेरे अनुभव को विराम दूंगा। पशु की हो तो पनैया नरका कचुन होए, पशु की हो तो पनैया नरका कचुन होए, और नरजो करनी करे सो नरका नारायण है। इसका मतलब ये है दोस्तों, एक महान विद्वान रेनाउंड फिलोसोफर ने बोला है कि पशु की, इंसान अगर मर जाता है तो उसका कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वही अगर गैया और भैंस मरती है तो उसकी खाल उजाड़ी जाती है, तो उसके कम से कम पैर में जूते और चप्पल बनते हैं। लेकिन इंसान मरने के बाद में उसका कुछ भी नहीं होता, कोई वैल्यू ही नहीं रहता। लेकिन आगे जाके बोला है, नर जो करनी करे सो नर का नारायण बनने। इंसान अगर ऐसा कोई काम करे तो नारायण का मतलब भगवान नहीं बनना है, संत महंत पंडित नहीं बनना है। कम से कम मैं एक नए भाई को मदद करूं, कम से कम वो भाई को फेलोशिप दूं, कम से कम कहीं फेल स्टेप करूं, ये मेरे को 12वां जो कदम बताता है। तो ये चीजें की तरफ मैं दोस्तों मैं ध्यान देते रहता हूँ। मैंने जैसे पहले बोला कि सोब्राइटी इज नॉट आवर ओन, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरी डे। मुझे जो शराब से दूरी मिली है ये मेरा खुद का पराक्रम परिश्रम नहीं है, तो ये रेंटल है, ये मुझे किराए से मिला है, और इसका भुगतान मुझे जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच पायनियर ग्रुप, आप लोगों ने मुझे जो मौका दिया, मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे शांति से सुना। और पायनियर ग्रुप का फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।